हेलो लवली स्टूडेंट, वेलकम टू साइलेंस क्लासेस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, आई होप आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी बेटा, और आप लोग वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और उससे कुछ सीख पा रहे होंगे। ओके, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को हर एक कॉन्सेप्ट को ईजिली एक्सप्लेन कर दूँ। ओके, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ओके, फॉर शोइंग योर लव एंड सपोर्ट एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट। आज हम लोग करेंगे बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में, उसके बाद हम एक्सरसाइजेस पे बढ़ेंगे। ओके, इंट्रोडक्शन पार्ट मस्ट वॉच है बेटा। एक्सरसाइजेस से पहले प्लीज़ आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को जरूर देखिएगा, जिससे पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। उससे हमें उसके बाद फिर हमें क्वेश्चंस को करने में या उन्हें सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। ओके, सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे जिसमें हम एक्स यानी वेरिएबल और नंबर्स का यूज़ करते हुए, ठीक है, हम एक एक्सप्रेशन को फॉर्म करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो जिसमें हम लोग एक्स वाई ए बी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे बेटा एज अ वेरिएबल। इन सबको एज अ वेरिएबल लिखेंगे। ओके, और नंबर 1 2 3 4 लाइक दीज वी विल राइट इट डाउन ऑल दीज नंबर्स। कुछ कांस्टेंट हो सकते हैं बेटा, कुछ वेरिएबल्स के कोफिशिएंट हो सकते हैं। ओके, इन दोनों के मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म्स को हम जो है क्या कहते हैं, जब एक साथ लिख देते हैं, ओके, सो वो एक टर्म के फॉर्म में बन जाता है। फ्रैक्शंस क्या क्या होते हैं उसके, सॉरी फैक्टर्स क्या क्या होते हैं उसके, ये सब चीज़ों के कॉन्सेप्ट हम लोग इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ेंगे। ओके, हाउ आर एक्सप्रेशन फॉर्म्ड? एक्सप्रेशन फॉर्म्ड कैसे होती है बेटा? हमसे पूछ रहा है कि कोई भी एक्सप्रेशन है एग्जैक्टली वो फॉर्म कैसे होगी। ओके, अभी मैंने आपको बताया हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी क्वेश्चन को फॉर्म करेंगे तो एक्स वाई 2ab 2a² इन सब के फॉर्म में फॉर्म करेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नंबर और वेरिएबल दोनों से मिलके बनती है। ओके, या तो सिर्फ वेरिएबल में होगी या तो सिर्फ नंबर्स में होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, उसमें कोई ना कोई नंबर जरूर अवेलेबल होगा। ओके, जैसे हम लिख सकते हैं 4x² प्लस 2x प्लस 4। ओके, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बेटा। ओके, देखिए इसमें ये नंबर है, इस नंबर को क्या कहते हैं वो अभी आगे बताऊंगा बेटा। देखिए एक डिजिट दी हुई है बेटा, एक ये भी एक डिजिट दी हुई है, ये भी एक डिजिट दी हुई है। ओके, x² ये एक वेरिएबल है बेटा, x ये भी एक वेरिएबल है। तो मैंने आपसे कहा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमेशा कॉम्बिनेशन में बनती है, जिसमें एक डिजिट होती है यानी एक नंबर होता है और एक वेरिएबल होता है। ओके, सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ, हम इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं बेटा, 8x³ लिख सकते हैं, प्लस 4a लिख सकते हैं, प्लस y लिख सकते हैं, इस तरीके से भी बन जाएगी बेटा। ओके, 4 प्लस 4a³ प्लस 4a² प्लस 4a प्लस 4, ये पूरी भी एक क्या है बेटा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, सो इस फॉर्म में बेटा हम लोग लिखते हैं इसको। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। अब बेटा हमने एक एक्सप्रेशन लिखी 4x² प्लस 2x प्लस 4, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, पूछा जा रहा है टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन। टर्म्स किसे कहते हैं बेटा? 4 और x² प्लस, बीच में प्लस का साइन है बेटा, 2x प्लस 4, जिनसे बेटा देखिए ये जो नंबर और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन है, ओके, इसको हम लोग कहते हैं टर्म। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? टर्म कहते हैं। ओके, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है इसमें, और ये भी एक टर्म है। ये कैसी टर्म है बेटा? ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट, कांस्टेंट क्यों है बेटा? क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकती है, ये चेंज नहीं हो सकती है, 4 ही रहेगा। ओके, बट ये एक कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। 2x एक कांस्टेंट टर्म नहीं है। ओके, क्यों नहीं है ये अभी मैं बताता हूं, पहले मैं टर्म्स बता देता हूं बेटा। देखिए
जब प्लस या माइनस से जब इक्वेशन में चीजों को अलग किया जाता है, ठीक है, तो उसमें टर्म्स बन जाती हैं बेटा। ओके, टर्म्स से मिलके ही एक एक्सप्रेशन बनती है। ओके, द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स फॉर्म एन एक्सप्रेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स देखिए, 4x² प्लस 2x प्लस 4, ये क्या है, सारी टर्म्स हैं, इनसे ही एक क्या बनी है बेटा, एक्सप्रेशन बनी है। क्या बनी है बेटा, एक एक्सप्रेशन बनी है। तो इनके कॉम्बिनेशन से ही एक्सप्रेशन बनेगी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए बेटा, अब कैसे पता लगा सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में टर्म्स कितनी है, तो टर्म्स निकालने का या तो ये कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। देखिए, जितने साइन लगे हैं हमेशा उससे एक ज्यादा ही टर्म होती है। इसमें देखिए, प्लस के 2 साइन है, टर्म कितनी है, 1 2 3, ठीक है। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन लिखी होती 4x² माइनस 2x प्लस 4, तब भी देखिए इसमें दो ही क्या है बेटा, 2 साइन लगे हैं प्लस और माइनस के, मगर देखिए टर्म कितनी है, 1 2 और 3। ओके, या तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं बेटा कि प्लस और माइनस से अलग होते हैं बेटा ये, ठीक है। तो 4x² हो गया एक, अब देखिए माइनस आ रहा है तो इससे पहले की एक टर्म हो गई, अब माइनस आ गया, फिर 2x लिखा, फिर देखिए ये एक दूसरी टर्म हो गई, फिर क्विकली प्लस का साइन आ गया है, फिर 4, तो 1 2 3, ये तीनों जो है क्या है बेटा, टर्म्स हैं। सबसे इजी मेथड टर्म को कैलकुलेट करने का क्या है बेटा, जितने भी साइन होते हैं, ठीक है, उससे हमेशा एक ज्यादा हमेशा हमारी टर्म्स होती हैं। ओके, नाउ टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशन। देखिए लिखा है ना, मैंने अभी आपको बताया था, टर्म्स को ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ही एक एक्सप्रेशन बनती है। ओके, फैक्टर्स ऑफ द टर्म। अब टर्म्स के फैक्टर क्या होते हैं बेटा, अब फैक्टर्स कैसे पता लगा सकते हैं बेटा, देखिए जिनसे मिलके टर्म बनती है। एक टर्म देखिए, एक एक्सप्रेशन टर्म से मिलके बनती है, टर्म फैक्टर से मिलके बनता है। टर्म किससे मिलके बनता है बेटा, फैक्टर से। जैसे 4x² मैंने लिखा था, ठीक है। अब ये 4x² किससे मिलके बना है, देखिए इसमें एक 4 है, x है और x² है, स्क्वायर मतलब 2x है, यानी 2x है, x और x, ये इसके फैक्टर्स हैं। 4x क्या है बेटा, फैक्टर्स हैं, किसके हैं, टर्म्स के, ठीक है। किसके फैक्टर्स हैं, टर्म के। टर्म किससे मिलके बनी है, लाइक 4pq² लिखा होगा बेटा, तो ये एक टर्म हो जाएगी, ठीक है, ये एक टर्म हो जाएगी। ये किससे मिलके बनी है, कितने फैक्टर इसमें लगे हुए हैं बनने में बेटा, देखिए 4 है, एक p है, एक q है, और q के ऊपर स्क्वायर है, यानी 2q है, तो ये इसके क्या हो गए बेटा, फैक्टर्स हो गए। क्या हो गए बेटा, इसके फैक्टर्स हो गए। ओके, इसी तरह बेटा हमारे पास एक एक्सप्रेशन दी हो सकती है 4x² प्लस 2x। अब पूछा जा सकता है कि ये इसमें कितने टर्म्स हैं, तो हम लिख देंगे टर्म्स कितने हैं बेटा, एक ये टर्म बन रही है और एक ये टर्म बन रही है, ठीक है, क्योंकि इसमें साइन कितना है, एक है, ये हमेशा एक ज्यादा टर्म होती है, ठीक है। तो टर्म्स कितनी है बेटा, टर्म्स कितनी हो गई बेटा, 2 है, कौन कौन सी, 4x², दूसरी कौन सी है बेटा, 2x, ये हमारी 2 हो गई। अब पूछा जा रहा है 4x² किससे मिलके बनी है बेटा, इससे मिलके बनी है, ठीक है। इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये इसके फैक्टर्स हैं। अब 2x के फैक्टर कौन है बेटा, 2 है और x है, ये दो ही फैक्टर से मिलके बनी है, एक 2 और एक x। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी चैप्टर है बेटा, ठीक है। सिर्फ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। जैसे ही आप लोग को चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यू विल एबल टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। ओके, आपको को किसी की भी मदद लेने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से मगअप कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, ओके, सो ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज अ केक वॉक फॉर यू गाइस। ओके, सो पता चल गया बेटा फैक्टर्स ऑफ अ टर्म्स क्या होती हैं बेटा, किसी टर्म्स की फैक्टर्स। नाउ कोफिशिएंट किसे कहते हैं बेटा, कोफिशिएंट। ओके, मैंने आप लोग को शुरुआत में बताया था
जब वेरिएबल के आगे कोई भी चीज होगी वो कोफिशिएंट होगी। ओके, बच्चे कभी कभी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि 4x लिखा है, ठीक है, तो पूछा जाएगा आपसे कि x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, तो x के लेफ्ट हैंड साइड जो भी चीज है, ठीक है, वो इसका कोफिशिएंट है। राइट हैंड साइड भी अगर कुछ होगा, जैसे यहां पर y लिखा होगा बेटा, तो ये भी कोफिशिएंट होगा। x का पूछ रहे हैं ना, तो x का कोफिशिएंट कौन हो जाएगा बेटा, 4y। x का कोफिशिएंट कौन हो जाएगा बेटा, 4y। क्यों हो जाएगा 4y? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सिर्फ 4 लिख देते हैं, बट दोनों ही इनके कोफिशिएंट है बेटा, क्योंकि देखिए इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है बेटा, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय x है, मल्टीप्लाइड बाय y है, ठीक है। अब देखिए बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय x, तो ये हो जाएगा ना 4yx। तो चाहे 4xy लिखें चाहे 4yx लिखें, बात तो एक ही है ना बेटा, बात तो सेम है, ठीक है, बोथ टर्म्स आर सेम। सो अब देखिए x का कोफिशिएंट क्या हो गया बेटा, 4y हो गया कि नहीं हो गया। सो यही चीज का आप लोग को ख्याल रखना है कि वेदर इट इज इन द लेफ्ट हैंड साइड और इट इज इन द राइट हैंड साइड, इट डजंट मैटर। ओके, कोफिशिएंट मीन कोफिशिएंट, ओके, उस टर्म्स में x के अलावा जितनी भी चीजें होंगी वो उसका कोफिशिएंट होगा, y के अलावा जितनी भी चीजें होंगी वो उसका कोफिशिएंट होगा। वॉट एवर द क्वेश्चन इज सेइंग, ठीक है, कि x का कोफिशिएंट ढूंढिए, y का कोफिशिएंट ढूंढिए, यू हैव टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ a, यू हैव टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ b, यू हैव टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ any variable। Okay, so apart from that variable, okay, each and everything present in that particular term is the coefficient। okay, उसके अलावा जो भी चीज उस टर्म में लिखी होगी बेटा, वो सब कुछ क्या होगी बेटा, आपका कोफिशिएंट हो जाएगी। जैसे 4pqx, अब पूछ दिया जाए आपसे कि p के कोफिशिएंट क्या है, p के कोफिशिएंट क्या है, 4qx, ये तीनों इसके कोफिशिएंट है। ओके, आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। बहुत ही इजी है बेटा कोफिशिएंट क्या चीज होती है। अब कोफिशिएंट के बाद आ जाते हैं बेटा हम लोग लाइक एंड अनलाइक टर्म में। लाइक एंड अनलाइक टर्म अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। लाइक और अनलाइक टर्म्स होती क्या है। लाइक, ठीक है, एक जैसे बेटा, हम फ्रेंडशिप बहुत जल्दी किससे कर लेते हैं, आप अपने क्लास में जाते हैं, ठीक है, सो जब नया सेशन चालू होता है तो अगर आपका सेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है, सो व्हाट यू विल डू, यू हैव टू फाइंड आउट सम न्यू फ्रेंड्स। तो आपका कोऑर्डिनेशन किससे बैठता है बेटा, तो कोऑर्डिनेशन आपका उससे बैठता है जो आपकी तरह हो, है ना, जिससे आपकी थोड़ी सी थिंकिंग मैच करती हो, आपकी तरह फनी हो, आपकी तरह टॉकेटिव हो, या आपकी तरह नॉलेजेबल हो, ठीक है, या आपकी तरह एक्टिव हो, उसी से तो जो है आपकी क्या बैठती है बेटा, कोऑर्डिनेशन बैठता है। सो कोऑर्डिनेशन हमेशा दो सेम चीजों पे बैठता है, ठीक है। तो इसमें भी हम सेम चीजों को साथ में ले आएंगे तो वो लाइक हो जाएंगे, ठीक है। सेम चीजें, जैसे वेरिएबल पे ही वर्क करेंगे, नंबर्स पे वर्क नहीं करेंगे। लाइक और अनलाइक टर्म्स ढूंढने की सिर्फ एक कंडीशन है, सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो है वेरिएबल को सेम करना। इट डजेंट मैटर कि उसके आगे नंबर या डिजिट क्या है, ओके, उससे मैटर नहीं करता है, मैटर करता है सिर्फ वेरिएबल। ओके, लाइक अगर आपके पास दिया है 4pq और 2pq, तो मैं पूछूं क्या ये लाइक टर्म है, क्या ये लाइक है, तो आप कहोगे यस सर ये लाइक है। मैं कहूंगा क्यों, क्योंकि सर दोनों के वेरिएबल क्या है, सेम है, p और q है। नंबर्स मैटर नहीं करते, ठीक है, उसके आगे 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 10 हो, माइनस हो, इट डजेंट मैटर। ओके, उससे हमें मतलब नहीं है, वेरिएबल से मतलब है, वेरिएबल सेम होने चाहिए। अगर दिया है 2x² ओके कॉमा 4qx², अब मैं पूछूं क्या ये सेम है, क्या ये लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म है, तो आप क्या बोलोगे। आई होप कि आप लोग ने लाइक बोला होगा बेटा, क्योंकि लिए मैंने अभी बताया सबके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इधर उधर हो जाते हैं कोई मैटर नहीं करता, इधर उधर हो जाते हैं इट डजेंट मैटर। ओके, आपका दोस्त रोटेशन होती है, कभी आगे चला जाता है अगर, तो क्या लाइकिंग बदल जाती है आप लोगों की, या आप लोग की बॉन्डिंग बदल जाती है, इट डजेंट मैटर, है ना। तो आगे पीछे हो गए हैं, अगर x²
क्यू के आगे आ गया है या क्यू एक्स स्क्वायर के आगे आ गया है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है बेटा, है तो सेम ना। क्योंकि देखिए इसमें एक्स स्क्वायर है, देखिए एक्स के ऊपर स्क्वायर है, एक्स के ऊपर स्क्वायर है, क्यू है और क्यू है, वेरिएबल सेम होने चाहिए। इट डजेंट मैटर कि वो आगे पीछे हैं कि एक जैसे हैं। ओके, अब अगर दिया है -8 पी स्क्वायर क्यू -4 क्यू स्क्वायर पी, अगर ये दिया है बेटा तो इसमें आप कहेंगे कि सर ये अनलाइक टर्म्स हैं। ये अनलाइक टर्म्स हैं। क्यों है अनलाइक टर्म्स बेटा? क्योंकि देखिए बेटा इसमें p के ऊपर स्क्वायर है, p के ऊपर स्क्वायर है, ये एक टर्म है जिसमें p जो है यानी उसके फैक्टर जो है p दो है, दो फैक्टर है, p के दो फैक्टर है। अगर हम लिखना चाहें इसको तो लिख सकते हैं ना बेटा इस तरीके से। अगर इसके फैक्टर देखेंगे हम तो -8 हो जाएगा, p हो जाएगा, p हो जाएगा और q हो जाएगा। और इसके फैक्टर देखेंगे तो हो जाएगा -4 q और p। अब देखिए क्या ये एक जैसे हैं? जब हमने उसको स्प्लिट किया यानी फैक्टर्स उसके निकाले तो क्या देखने को मिल रहा है आपको बेटा? यहां तो 2p है और यहां तो 2q है, यहां तो 2p है और यहां 2q है। तो ये दोनों क्या हो गए बेटा? अलग हो गए। ये एक जैसे नहीं है, ये एक जैसे नहीं है क्योंकि इसके पास 2p है, इसके पास 2q है। ओके, तो फैक्टर्स में पावर का खासा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। लाइक और अनलाइक टर्म्स, लाइक और अनलाइक टर्म्स निकालते समय वेरिएबल सेम होना चाहिए, साथ ही साथ पावर भी सेम होनी चाहिए। अगर एक टर्म में q के ऊपर स्क्वायर है तो सेकंड टर्म में q के ऊपर ही स्क्वायर होना चाहिए, q के ऊपर ही स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो ही वो लाइक टर्म हो सकता है बेटा। ओके, अदरवाइज वो अनलाइक टर्म होगा, अदरवाइज वो अनलाइक टर्म होगा। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है बेटा इन सब चीज़ों के। ओके, ध्यान से सुन लीजिए, जब एक्सरसाइजेस करेंगे ठीक है तो चीज़ें और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ओके, बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। वैसे इंट्रोडक्शन पार्ट में ही हर एक चीज़ इतने अच्छी तरीके से मैं क्लियर कर दूंगा बेटा कि आप क्वेश्चंस खुद से लगा पाएंगे बेटा। ठीक है, सो लाइक और अनलाइक हो गया बेटा। वेरिएबल कंडीशन 1 वेरिएबल सेम होने चाहिए, कंडीशन 1 वेरिएबल सेम होने चाहिए, कंडीशन 1 वेरिएबल सेम होने चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर जो पावर लगी है वो सेम वेरिएबल के ऊपर होनी चाहिए, वो सेम वेरिएबल के ऊपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक के ऊपर p के ऊपर स्क्वायर है तो एक के ऊपर q के ऊपर, एक x के ऊपर स्क्वायर है तो एक y के ऊपर। इट डजंट वर्क। ओके, वो वर्क नहीं करेगा। ओके, नाउ अब हम लोग आ जाते हैं बेटा इस चैप्टर के लास्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि है मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल्स। ओके, बहुत ही इजी है बेटा। जितने ये खतरनाक नाम लगते हैं बोलने में, मोनोमियल, अरे सर ये क्या बोल रहा है, कौन सा बम है ये। ठीक है, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, ये क्या है सर, ये पॉलिनोमियल क्या बड़ी चीज आ गई है बेटा? बहुत ही इजी है। ठीक है, कुछ नहीं है, एक टर्म, सिंगल टर्म लिखी है, एक टर्म लिखी है, मैं फैक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, एक टर्म लिखी है वो मोनोमियल है, दो टर्म लिखी है बायनोमियल है, तीन लिखी है ट्राइनोमियल है। ओके, एक लिखी है मोनोमियल, दो टर्म लिखी है बायनोमियल, थ्री टर्म लिखी है ट्राइनोमियल। तो सर पॉलिनोमियल क्या होता है? अरे कुछ नहीं होता बेटा, अभी बता रहा हूं पॉलिनोमियल क्या होता है। मोनोमियल क्या होता है बेटा? एक टर्म 4x स्क्वायर, एक है सर, तो मोनोमियल ही होगी, है ना। अब हमने दूसरी लिख दी भाई, लिख दी 2x स्क्वायर प्लस 4y। अरे सर दो हैं इसमें, तो सर दो हैं तो बायनोमियल ही हो सकता है सर ये, तो ये हो गई भैया बायनोमियल। ठीक है, अब सर हमारे पास एक और दी है सर, 4qp स्क्वायर प्लस 4qp प्लस 4। अरे सर इसमें तो तीन टर्म है, अरे तो तीन टर्म है तो क्या हुआ बेटा, इसे क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। इसे क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। ठीक है, सो जब एक टर्म दी होगी तो मोनोमियल लिख देना, दो टर्म दी होगी बायनोमियल लिख देना, तीन टर्म दी होगी तो ट्राइनोमियल लिख देना। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं बेटा? पॉलिनोमियल बेटा चाहे वो एक टर्म हो, चाहे दो टर्म हो, चाहे तीन टर्म हो, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सब पॉलिनोमियल की कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में एक अंतर होता है, एक अंतर होता है और एक ही अंतर होता है।
कि पॉलिनोमियल में जो ऊपर पावर होती है वो कभी भी माइनस में नहीं होती है, वो कभी भी माइनस में नहीं होती है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर माइनस में हो सकती है। अगर मैंने लिख दिया 2r माइनस 2 प्लस 2r माइनस 2 माइनस 2r प्लस 4, ये एक्सप्रेशन अब मैंने लिखी। मैंने पूछा क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप तुरंत डिनाई कर दोगे। क्या कर दोगे बेटा? तुरंत डिनाई कर दोगे। क्यों? तो आप तुरंत डिनाई कर दोगे। क्यों कर दोगे? क्यों सर? सीधा आंसर है सर, पॉलिनोमियल में पावर कभी भी माइनस में नहीं होती। पॉलिनोमियल में पावर कभी भी माइनस में नहीं होती। सर ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैं कह सकता हूं सर कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है मगर पॉलिनोमियल ये नहीं है। ओके, अब सो पावर कैन नॉट बी नेगेटिव इफ there is an equation, algebraic expression, ठीक है, and if the question is asking whether it is a polynomial or an algebraic expression, so you have to just find it out whether the power is in negative or all the powers are in positive. अगर जितनी भी पावर्स दी हैं बेटा वो सब पॉजिटिव हैं तो वो एक algebraic expression भी है, ठीक है, और पॉलिनोमियल भी है, ठीक है, दोनों है। मगर अगर माइनस में पावर है, अगर माइनस में पावर है, -2 है, यहाँ -3 है, ठीक है, अगर पावर माइनस में है तो सर ये पॉलिनोमियल तो हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, बस इस चैप्टर में और फिलहाल इंट्रोडक्शन पार्ट में ऐसा और कुछ भी नहीं है बेटा। जो भी चीजें थी मैंने आप लोग को बता दी हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइजेस में वर्क करेंगे। आई होप आप लोग को चीजें समझ में आ गई होंगी बेटा। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, कोई क्वेरी होती है बेटा, इफ देयर इज एनी क्वेरी, एनी डाउट, ठीक है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ओके, और आप लोग को उसका आंसर मिल जाएगा। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होते हैं बेटा। ठीक है, एक टर्म है मोनो, 2 है बायो, 3 है ट्रायो, और माइनस में टर्म नहीं होनी चाहिए सर। अगर माइनस में है तो पॉलिनोमियल नहीं है, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल है। ओके, सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया बेटा। आई होप यू गाइज एंजॉयड। सो हैव अ वंडरफुल डे ahead guys, take care. Let's meet you guys in the next video, okay, with the exercises. Okay, bye bye, take care.